पीएसएल स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से हरा दिया। बात करेंगे कल बाबर आजम की कमाल की सेंचुरी के हवाले से और स्पेशली आजम खान की धुआंधार बैटिंग के हवाले से। कॉलन मिनरो की भी बैटिंग पे बात करेंगे, जो दोनों ने मिलकर पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उन पे कमाल का लाठीचार्ज किया। इसके अलावा आज के मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर पे बात करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद अली के उस बयान के हवाले से जिसमें वो कहते हैं कि उनका किसी भी प्लेयर के साथ कोई मुकाबला नहीं है, अलबत्ता उन्होंने कुछ अपने टारगेट हैं वो सेट किए हुए हैं। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा कहते हैं कि खिलाड़ियों को अपनी बेगमात को टूर्स के दौरान अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। इस पर बात करेंगे। मैं हूं नवीद खोकर, मेरे साथ मौजूद हैं आयशा तनोली। जी बिल्कुल, अगर कल के मैच की बात की जाए पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद की, तो काफ़ी सनसनीखेज कल का मुकाबला हुआ है और पेशावर ने 201 रन्स बनाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी काफ़ी अच्छा कल खेला, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हार चुके हैं। अगर आजम खान और कॉलन मिनरो की बात की जाए तो उन्होंने कल काफ़ी अच्छा खेला था, लेकिन पता नहीं क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से बिलाकर उनको शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी मैचेस की निस्बत कल का मैच काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला। बिल्कुल कल का मैच भी अच्छा हुआ। बिल्कुल, अगर बाबर आजम की बात की जाए तो कल बाबर आजम ने सेंचुरी की है और इस पीएसएल में उनकी पहली सेंचुरी थी और इस पीएसएल के सीजन में दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने सेंचुरी की है। बिल्कुल, रॉसी वंडर डॉसन के बाद बाबर आजम ने सेंचुरी की और कमाल के 111 रन उन्होंने खेले, नॉट आउट गए। और कल जब बैटिंग स्टार्ट हुई और साइम अयूब को आपने देखा होगा कि क्या कमाल किस्म की उनकी शॉट्स थे, उनकी टाइमिंग थी, क्या इस लड़के के अंदर एनर्जी है, क्या स्टाइल था उनका। और कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली। और ये दूसरा मैच है जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो कायम करते हुए पेशावर ज़ल्मी को ज़बरदस्त किस्म की जो एक स्ट्राइक रेट के साथ रन अप हैं वो देते हैं। साइम अयूब हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त और बड़े कमाल के बैट्समैन, लेकिन पता नहीं साइम अयूब को हो क्या जाता है जब वो पाकिस्तान की शर्ट पहनते हैं तो उस वक्त इन्हें क्या होता है। लेकिन और ये तो बड़ी क्लियर बात है कि जो क्रिकेट होती है लीग क्रिकेट, इसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फ़र्क होता है। और यही वजह होती है कि इसमें छोटी बाउंड्रीज होती हैं, आपको बॉल साथ में आपका मर्जी का कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क होता है। बट कल बाबर आजम ने, वन एंड ओनली बाबर आजम ने क्या कमाल की सेंचुरी खेली है। और इससे पहले भी उन्होंने एक सेंचुरी पीएसएल में स्कोर की थी, दूसरी उनकी सेंचुरी है। और इससे पहले बैक टू बैक 50s और फिर उसके बाद सेंचुरी। मेरे ख्याल में इस पीएसएल में अभी तक वो सबसे ज़्यादा रन्स हैं, हाईएस्ट जो रन्स हैं वो बाबर आजम के हैं। रासी वंडर डॉसन ने भी पिछले दिनों में सेंचुरी की थी। कल 201 रन्स बनाए पेशावर ज़ल्मी ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो ओपनिंग जोड़ी थी वो तो खैर प्रॉपरली नहीं चल सकी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कॉलन मिनरो ने और आजम खान ने जो कमाल की इनिंग्स खेली, जो बुछाड़ की छक्कों और चौकों की और जो पिटाई की इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की, वो देखने लायक थी। 30 बॉल के ऊपर 75 रन, 6 छक्के, 6 चौके और 250 की स्ट्राइक रेट। क्या कमाल की बैटिंग थी आजम खान की। और ये वो बैटिंग है आयशा जिसकी वजह से मेरे ख्याल में तमाम की तमाम टीम्स हैं वो आजम खान को लेना चाहती हैं। बट बदकिस्मती इस बात की कि 4 मैचेस के बाद कोई एक बार हमें इस तरह की बैटिंग देखने को मिलती है। लेकिन चल जाए आजम खान तो आसमान तक ना चलें तो शुरू से ही नहीं चलते। ये तो वो चाइना वाला वो फार्मूला है, हमें इनके ऊपर वही नजर आता है। बट क्या जबरदस्त किस्म की बैटिंग थी, आपको भी लगता है पसंद आई होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर साइम अयूब की बात की जाए तो उनके एक स्टाइल है शॉट लेने का, वो लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वो पीछे से लेके जैसे साइम अयूब हर तरह से, मतलब देखें वो बॉलर को भी बोर नहीं होने देते, जिनको छक्के पड़ रहे होते हैं, क्या कमाल का शॉट खेलते हैं। और जो व्यूअर्स होते हैं जो वहाँ पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं और जो हम जैसे लोग जो टेलीविजन के ऊपर बैठ के देख रहे होते हैं, वो घर बैठ के उनकी साइम अयूब की जो बैटिंग है वो भी देखते हैं और एज अ मॉडल उन्हें एंजॉय भी करते हैं। उनकी लुक भी माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद जो उनकी छक्के चौके जो होते हैं उनकी क्या ही स्टाइल होता है साइम का। बट स्टाइल सिर्फ नहीं चाहिए साइम, हमें आपकी कारकर्दगी चाहिए। लगता है ऐसा जैसे साइम अयूब को दोबारा न्यूजीलैंड में टीम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के पास ओपनर तो काफ़ी सारे हो जाएंगे साइम के साथ, लेकिन हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कौन होगा इस पर भी बात आज करेंगे। और आज हमारे साथ सबी अजहर भी मौजूद होंगे, अरफा करीम भी, अरफा फिरोज़ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अच्छा, आजकल की आप बात भी कर रही थी शो से पहले कि वो जो ओवर नहीं दिया, दोनों ऑलराउंडर थे, आगा सलमान भी और इमाद वसीम भी। यस, इमाद वसीम का जो पहला ओवर था जो उन्होंने पहला फेंका था वो बहुत एक्सपेंसिव था।
बिल्कुल उस ऐसे ही है। एक्सपेंसिव ओवर की वजह से उनको मजीद ओवर नहीं दिए कि, जबकि दूसरी तरफ जो आगा सलमान ने 4 ओवर किए, आई थिंक तो 25 एक रन शायद उन्होंने कुछ दिए या इसी के अराउंड अबाउट कुछ रन दिए और एक विकेट भी हासिल की। ये वजह थी कि शादाब ने इमाद वसीम को ओवर नहीं दिए या उन्होंने ओवर नहीं करवाए, क्योंकि काफ़ी, शादाब खान क्योंकि का हर फैसला हर दुरुस्त था। हर बॉलर जो होता है वो हर मैच में नहीं चलता, या हर बैट्समैन हर मैच में नहीं चलता। तो इस बार इस मैच में, कल वाले मैच में तो इमाद बिल्कुल भी नहीं चले। उन्होंने एक ओवर करवाया और इतने एक्सपेंसिव साबित हुए, आउट भी होकर चले गए। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जब उन्होंने पे बैक करना था इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस मैच में, पर वो नहीं कर सके। इससे पिछले भी तीनों मैचेस में बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कुछ खासी परफॉर्मेंस नहीं दी। अलबत्ता आगा सलमान वाला जो फैसला था शादाब का, आई थिंक सो वो ठीक था। शादाब बहुत गलत फैसले कर रहे हैं इन मैचेस में, बट ये फैसला है जो स्पेसिफिकली ये बेहतर था उन फैसलों से। जैसे उन्होंने, देखिए ये 4 मैचेस हो चुके हैं और शादाब की कम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा कि वो किसको कहाँ खिलाना चाहते हैं। वो खुद पहले मैचेस में तीसरे नंबर पे, चौथे पे, फिर 7वें 8वें पे, फिर पता नहीं कहाँ, और कल फिर तीसरे नंबर पे आगा सलमान को उन्होंने हटाया, वो भी आगा सलमान भी नहीं चल सके। उनकी चीज़ें तो मेरा नहीं ख्याल कि अपने प्लेयर्स को समझ आ रही होंगी कि आज हमने कहाँ जाना है। ठीक है, ये बात भी ज़रूर होती है कि कैप्टन ने देखना होता है कि आपको इस वक्त किसकी ज़रूरत है सर, लेकिन कल शादाब को कहाँ ज़रूरत थी? जब अच्छी खासी बैटिंग थी, वो ऊपर से जॉर्डन आउट हुए तो नीचे एकदम से वो खुद चले गए और फिर भी आउट हो गए आगे वापस। लेकिन पता नहीं ये चीज़ें हैं जो शादाब या इस्लामाबाद यूनाइटेड इस चीज़ को कैसे देखती है। वो तो कहती है यही हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन आई थिंक सो ये स्ट्रेंथ ही उनको ना इस बार मैच हराने में मावन साबित हो रही है। और मुझे नहीं लगता जब तक इनका कम्बिनेशन प्रॉपरली होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जब इनके बॉलर्स को, इनके बैट्समैन को पता होगा ये किस किस नंबर पे खेल रहे हैं और कैसे खेल रहे हैं, इनकी जिम्मेदारियां वहाँ पे क्या होंगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद। बट आज का मैच एक ज़बरदस्त किस्म का मैच एक और PSL में, और वो लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और आज आपकी टीम कौन सी है? अच्छा, आज मैं आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे लाहौर को सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी क्यों ये आप बात मुल्तान को नहीं जीतना नहीं देखना मेरी चाहती ये हैं? बात बिल्कुल जो है गलत साबित हुई है। लास्ट टाइम मैंने जिस टीम को सपोर्ट किया था वो जीती है, और लास्ट आज टाइम मैं आपने लाहौर जिस को सपोर्ट करूंगी। लाहौर का जीतना आज बहुत ज्यादा नहीं, जरूरी आप है। आपकी सपोर्ट 2 तरह की होती है। एक तो आप उस टीम को सपोर्ट करती हैं जिसको आप हराना नहीं चाहती नहीं, हैं। इस बार मैं आज आप जितवाना चाहती हूँ लाहौर को। आज आप लाहौर को जितवाना चाहती, फिर आपको मुल्तान को सपोर्ट करना चाहिए, तब लाहौर जीतेगी। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा। वो मेरा अंदाजा जो है ना गलत साबित मैंने कर लिया है। अच्छा, आज लाहौर का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान को मुसलसल उसने जो है जीत हासिल की है, एक शिकस्त हुई है। अगर दूसरी तरफ लाहौर कलंदर को देखा जाए तो मुसलसल 5 बार वो हार चुके हैं, और अगर अल्लाह ना करे अगर छठी बार भी वो हार गए तो उनका क्या बनेगा? बस वो आउट हो जाएंगे, PSL से घर चले जाएंगे। अभी वैसे भी इवेंट सारा लाहौरियों उनके के घर से, दिल टूट जाएंगे हाँ भाई। लाहौरियों के दिल, और वैसे भी इवेंट सारा लाहौर से शिफ्ट हो रहा है। और आज शायद आखिरी मैच है, कल से मैचेस कराची में मुंतकिल हो जाएंगे और फिर उसके बाद पिंडी में आ जाएंगे मैचेस कराची के साथ। लाहौर से ये चीज़ें जो कनेक्शन है टूट जाएगा PSL का, और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद जो न्यूजीलैंड की टीम आएगी वो लाहौर में जाके मैचेस खेलेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सभी अजहर। सभी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। बात कर रहे थे सर कल के मैच के हवाले से। कल मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। उस मैच में लाहौर ने एक बड़ा टारगेट दिया 201 रन का। सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं बाबर आजम की सेंचुरी के हवाले से। क्या कमाल के स्ट्रोक्स कल उन्होंने खेले, और उन्होंने जवाब दिया कि वो सिर्फ 130, 140 या 150 की स्ट्राइक रेट से ही नहीं खेल सकते, वो ऊपर जाके भी खेल सकते हैं और अच्छे रन बना सकते हैं। क्या कहेंगे बाबर आजम की सेंचुरी के हवाले से? देखें, बाबर आजम जो है वो आपको पता ही है कि वो एक स्टार प्लेयर है, और वो काफी अच्छे से उसके ऊपर बहुत ज्यादा अननेसेसरी किस्म की उसके ऊपर तनकीद हो रही है। सही। और इस दफा जो अगर पहले मैच से अगर आप देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट थोड़ा सा खेल रहा है, और वो मतलब लग रहा है कि वो मतलब वो प्रूफ करना चाह रहा है कि नहीं, मैं T20 का अभी भी दुनिया का बेस्ट प्लेयरों में से एक हूँ। और जैसा कि कल उसने बैटिंग की है, देखे पहला 50 उसने किया, जो सेकंड 50 किया 20 बॉलों में किया जी। तो इट शोज के वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। खाम खा लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, खाम खा उसको जो है ना मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त एक ही बैट्समैन है, और उसको जो है ना हमें बड़ा संभाल के खिलाना चाहिए। सही सही। सभी भाई, कल साइम अयूब ने कल की बैटिंग भी उनकी, और इससे पिछली इनिंग्स में भी जो उनकी बैटिंग थी, साइम अयूब को आप कैसा देख रहे हैं? कल भी जो उन्होंने स्ट्रोक्स खेले स्टार्ट में ही, जो स्टार्टअप दिया उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को, वो बड़ा एक जो एक बेहतरीन किस्म का मंजा हुआ प्लेयर होता है, वो उस तरह से कल नज़र आ रहे थे। जो उनके शॉट्स थे, जिस तरह से उनकी टाइमिंग थी, वो क्या कमाल की थी। आप साइम अयूब को एज अ ओपनर पाकिस्तान नेशनल टीम में कैसा देखते हैं? विद बाबर आजम और रिजवान या कोई भी हो साथ हो, बट बाबर आजम के साथ उनकी जोड़ी ज़रा अच्छी से बन गई है। इस कम्बिनेशन को कैसा देख रहे हैं आप?
नहीं देखें, साइम अयूब जो है वो एक बड़ी अच्छी फाइंड है। पिछले 1-1.5 साल से वो पाकिस्तान टीम में इन एंड आउट हो रहा है और बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। वो पाकिस्तान के लिए आगे जाके वो फ्यूचर बन सकता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को जो है ना वो उसके ऊपर भी मतलब है कि उसको ग्रूम करना चाहिए। अभी वो बाबर आजम के साथ जिस तरह खेल रहा है और वो जाहिर है कि सीख रहा होगा, और जिस तरह वो इंटरव्यू में बता भी रहा था कि वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के इसको जितने भी उसके ऊपर बड़ी नजर है सब लोगों की, और वो पाकिस्तान आने वाले वक्त में पाकिस्तान का एक परमानेंट मेंबर होगा। सही सही। अच्छा सही भाई, 201 का टारगेट मिल गया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो आगाज़ था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके बाद शादाब की जो नंबर था वो अचानक से 7वें पे चले जाते हैं, अचानक से वो दूसरे पे तीसरे पे आ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है। शादाब ने वो अपनी शफलिंग है या अपनी शफलिंग भी और टीम की शफलिंग भी मुसलसल कर रहे हैं। 4 मैचेस खेल चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन अभी तक पता ही नहीं होता कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे आएगा। आपने देखा पेशावर ज़ल्मी को ये शुरू से लेके अभी तक इनका ओपनिंग पेयर भी और नीचे आने वाले भी प्रॉपरली आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं? कल का जो मैच इस्लामाबाद हारा, आजम खान की बेहतरीन इनिंग्स, 30 बॉलों में 75 रन और 250 की स्ट्राइक रेट, और फिर कॉलम मिनरो का भी कमाल की इनिंग्स। इसके बावजूद आप नहीं समझते शादाब की जो एक गलत तरीकाकार था प्लेयर्स को भेजने का, उसकी वजह से इस्लामाबाद आ रहा है? नहीं देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि बड़ा मतलब है कि उस वक्त जब एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे और बड़ा कम टारगेट रह गया था और एकदम से एक ओवर में 4 विकेटें गिरना, तो ये उनके लिए बड़ा लॉस हुआ। मेरा नहीं ख्याल है कि इनको ये सोचना चाहिए था। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि शादाब खान ने एकदम चेंजेस करते हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि एकदम से पैनिक बटन दबाने की क्या जरूरत है और एक ही बॉलर को सारे बड़ी हिटें मारने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। भाई आप आराम से खेलें, आपके पास आपको 10 की एवरेज चाहिए है तो वो आराम से हो जाती है उस स्टेज के ऊपर जब आपके पास विकेटें सेव है। तो वो कुछ जो लेग स्पिनर आउट कर गया 5, वो इतना भी आउटस्टैंडिंग लेग स्पिनर नहीं है कि आप कहें जी कि राशिद खान बॉलिंग कर रहा है और आपसे खेला नहीं जा रहा, अनप्लेएबल है। लेकिन इन्होंने अननेसेसरी जो है ना रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, उस वजह से ये मैच हारे हैं। हालांकि मैच इस्लामाबाद कल इस पोजीशन में आ गया था कि वो जीत सकता था। जी जी। अच्छा, अगर आज के मैच की बात की जाए, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, तो लाहौर की मुसलसल 5 शिकस्त हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि लाहौर का जीतना आज के मैच में कितना ज़रूरी है? देखें, लाहौर का जीतना तो हर मैच में जरूरी था। जैसी उनकी टीम थी और डिफेंडिंग चैंपियन है, उनको तो हर मैच में जो है फाइनल समझ के खेलना था। लेकिन वो बहुत बुरा खेल रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जो मतलब एक जो है ना कोई प्लेयर ऊपर से ना ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी चल रही है। और अब मुल्तान को अगर आप देखें तो मुल्तान बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वेरी वेल प्लान्ड और वेल स्ट्रेटेजी के साथ, और अपने जो भी प्लेयरों को प्रॉपर सही यूज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये शायद शाहीन जो है ना अफरीदी की जो कैप्टनसी भी है वो क्वेश्चन मार्क है। अच्छा सही। अफरीदी के वैसे कैप्टनसी के ऊपर काफ़ी सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। सर भाई मैं कल के 1-2 सवाल ले लूँ, उसके बाद आज पे आएंगे वापस। आप क्या समझते हैं कल इखलाक ने जो बॉलिंग की है? 2 चीज़ें, या तो वो बड़े कमाल की बॉल था, वो 18वां-19वां ओवर था जो उनका, वो बहुत कमाल का था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, या फिर हमारे जो इमाद वसीम, कम से कम सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इमाद वसीम के ऊपर आती थी उस वक्त कि जब इस्लामाबाद इतने क्रूशल टाइम पे मौजूद है और रन्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 10 की एवरेज के साथ आप रन बना सकते हैं। तो इमाद वसीम इस तरह से खेल रहे हैं, ना उनकी बैटिंग चल रही है ना उनकी बॉलिंग, लेकिन कल के मैच में तो कम से कम इतना इस पोजीशन में था इस्लामाबाद के वो जिता सकते थे। आप समझते हैं कि ये बॉलिंग ही बहुत सख्त तरह से की है उसने इखलाक ने, या फिर जो बैट्समैन है उन्होंने कमज़ोर शॉट्स खेले? नहीं देखें, इमाद वसीम मुझे पहले मैच से जो है ना वो मेंटली सेटल नहीं लग रहा। अच्छा। क्योंकि देखे वो मेंटली, देखे अब मतलब इंसान है ना, वो अब कहाँ पे, वो कराची किंग्स का कप्तान था लास्ट में उसमें टूर्नामेंट में, अभी वो उसने फ्रेंचाइज चेंज की है और वो अभी तक मेंटली जो है ना वो गेम में नहीं अलग है। देखे ना वो टॉप को ऑलराउंडर है जी, बॉलिंग में बैटिंग में, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं है या उसके उसमें, लेकिन सिर्फ मेंटली मुझे लग रहा है कि अभी तक जो है ना वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं। सही सही। अच्छा आज के मैच पे बात कर लेते हैं। लाहौर वर्सेस मुल्तान है। मुल्तान से इससे पहले लाहौर मैच आ रहा है मुल्तान स्टेडियम में ही, जैसे अभी बात की थी आयशा ने और कहा था कि आज का मैच, आप क्या समझते हैं आज का मैच जीतने के लिए पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर को कोई स्पेशली कोई तरीकाकार अपनाना होगा? लाहौर में ही मैच है, बड़ी इनको
पुशबैक भी मिलती है लाहौरियों से? देखिए नवीद भाई, जो T20 क्रिकेट है, इट्स ऑल अबाउट स्कोरिंग रन्स। सही। जब तक ये बड़ा स्कोर नहीं करेंगे, ऊपर से ओपनर नहीं चलेंगे, फखर जमान नहीं कर रहा स्कोर, और इनको बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो बॉलर्स को इतना तो टोटल देंगे जो उसको वो डिफेंड कर सके। तो मुल्तान जो है वो बड़ी अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। मुल्तान अब एक साहबजादा फरहान जो है वो ही सिर्फ स्कोर कर रहा है लाहौर की तरफ से। तो लेकिन और कोई भी ना मिडिल ऑर्डर में ना ऊपर फखर जमान कोई स्कोर नहीं कर रहा। तो अब ये चीज देखनी पड़ेगी। इन्होंने आज जरूर कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज का मैच है लाहौर जीत जाएगा। अच्छा, वैसे वंडर डॉसन ने भी पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। साहबजादा फरहान ने उनकी तरफ से बड़ा जबरदस्त किस्म की जो रन हैं वो बनाए जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की आप बात कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से सर बड़े सवालात उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद वो लाहौर कलंदर की कैप्टनसी से तो जाते ही जाते बासित अली कह रहे थे कि उन्हें इस जो नेशनल टीम है उसकी कैप्टनसी से भी हटा देना चाहिए और उसकी जगह रिजवान को बना देना चाहिए। आप समझते हैं कि ये उनका कहना ठीक है? वर्ल्ड कप से पहले इतना बड़ा तब्दीली, इतनी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान को सूट करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो नए चेयरमैन साहब आए हैं उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान दोबारा बाबर आजम को बना देना चाहिए। अच्छा। अब कोई और मजीद जो है ना एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप से पहले नहीं करना चाहिए। बाबर आजम को बुला के उसको बिठा के एक एक से डिस्कस करके तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी जो है वो बाबर आजम को ही अभी सूट करती है। ऐसे खाम खा में जो है ना शान मसूद को बनाया, फिर शाहीन अफरीदी को, और फिर इस तरह, ये मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त ये सारी चीजें सूट करती हैं। पाकिस्तान को अभी सिर्फ और सिर्फ जो अगर चेंज करनी है तो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दे। अच्छा, बाबर आजम को दोबारा कैप्टन, सही सही। अच्छा सर, क्या कहेंगे, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आ रही है और 5 T20 मैचेस खेलेगी। रावलपिंडी में भी शायद 2 या 3 मैचेस मौजूद हैं, 2 लाहौर में हैं। आप क्या कहेंगे अभी इस वक्त तक जो PSL हो रही है इसमें आपके नज़र में कोई नए लड़के मौजूद हैं एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, जिनको न्यूजीलैंड स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, अभी तक जो मैं कहूँ ना तो सिर्फ 2 लड़के मैं मार्क करता हूँ एज ए कोच। एक मुल्तान का मोहम्मद अली है, उसको पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए। हारिस रऊफ, जितने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पीछे से आ रहे हैं। तो और दूसरा जो है वो साहबजादा फरहान को जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आना चाहिए। साहबजादा फरहान को टीम में लाना चाहिए और मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, ठीक है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, जो रमीज राजा ने भी कल एक बयान दिया है, वो कहते हैं कि खिलाड़ियों को अपनी बेगमात है जो वो साथ नहीं ले जानी चाहिए टूर्स पे, और उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रीजन भी बताई हैं उसकी। आप समझते हैं, क्योंकि आप भी ट्रैवल करते हैं टीम के साथ अक्सर, तो आप समझते हैं ये कोई इश्यूज होते हैं इस तरह के कि खिलाड़ी प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते टीम को, या जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग सेशन को उसको? रमीज राजा की ये जो बात है ये ठीक है या ये तो नॉर्मली होता ही है, आमतौर पर खिलाड़ी साथ ले जाते हैं अपनी बेगमात को? नहीं, नॉर्मली नवीद भाई होता था जब 2-2, 2.5 महीने, 3-3 महीने के टूर्स होते थे, उस वक्त तो आपको अलाउ था, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। और अब ये कोई फैशन ज्यादा ही हो गया है कि पूरी एक बस जो है खिलाड़ियों की, एक पूरी बस जो है उनकी बीवियों की है। तो ये डेफिनेटली आप मेंटली जो है ना वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं है कि ग्राउंड में इकट्ठे टीम ने होना है, शाम को भी मैच के बाद भी आप होटल में भी इकट्ठे कंपनी एक दूसरे से डिस्कशनें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। रमीज राजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब है कि जो चैंपियनशिप है ज्यादा जो बिल्कुल जो वर्ल्ड कप्स है या कोई टूर्नामेंट्स हैं उसमें नहीं होना। बायलैटरल सीरीज अगर हो रही है तो उसमें अगर कोई अपनी बेगम को साथ लेके जाना चाहता है तो ले जाए। अच्छा सर, अभी मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड PSL के बाद, और PSL उस सीरीज के बाद फिर मैचेस हैं। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाएगी और फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले PSL की जो मैचेस हो रहे हैं, जो जिस म्यार की क्रिकेट खेली जा रही है पाकिस्तान के अंदर, आप इसको वो स्टैंडर्ड समझते हैं कि हमें हेल्प करेगा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, या फिर ये कुछ बॉलिंग या पिचेस हमारे ये जो इस म्यार की हैं कि हमें वर्ल्ड कप में सपोर्ट करेंगी, मदद होगी हमें इस तरह की ट्रेनिंग की? नहीं, देखिए, कोई भी टूर्नामेंट नेशनल टूर्नामेंट होता है, PSL एक ब्रांड है, उसमें जो लड़के हमारे खेल रहे हैं वो जाहिर है कि प्रिपरेशन तो उनकी हो रही है, वर्ल्ड कप के लिए हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। न्यूजीलैंड में आना है तो पाकिस्तान की इसको बड़ी हेल्प मिलेगी इन दोनों टूर्नामेंट्स। सही सही, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मास्टर कोच सबी अजहर और बात कर रहे थे
पीएसएल के हवाले से आयशा, पीएसएल जबरदस्त किस्म का जा रही है और रात को जो मैचेस हुए वो भी मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्या कमाल का मैच था रात का। बिल्कुल ऐसी है, बहुत ज़्यादा सनसनीखेज मुकाबला हो गया था और इस्लामाबाद ने काफ़ी अच्छा खेला है, उसके बावजूद वो हार गए हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है अगर मज़ीद ऐसे परफॉर्म करता रहा तो इस्लामाबादियंस के दिल जो है ना वो टूट जाने हैं। हाँ नहीं, इस्लामाबाद तो 4 मैचेस खेले, 1 मैच जीता, 3 मैचेस हारे इस्लामाबाद ने और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल था रात वाला मैच हारना, जिस तरह से वो था कि यार बहुत हमें तो जीतना सनसनीखेज चाहिए हुआ है था। मुकाबला, ऐसे ही है। अरफा फिरोज स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवीद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अरफा ज्वाइन करने के लिए। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और बड़ा दिलचस्प और सनसनीखेज मैच था, काफ़ी पांसे पलटे इस मैच ने। सबसे पहले तो ज़रा बात कीजिएगा, 201 रन का टारगेट दिया पेशावर ज़ल्मी, तो 200 से नीचे अब रुक ही नहीं रहा। क्या समझते हैं, उन्हें कम्बिनेशन मिल गया, उन्हें पता लग गया कि हमने किस तरह से खेलना है, टॉप के साथ जैसे खेलते साइम अयूब और बाबर आजम, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, पेशावर ज़ल्मी की एक अच्छी बात है कि उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि हमने जो इनका बैटिंग ऑर्डर शुरू में देखा था तो सिर्फ बाबर आजम के इर्द गिर्द सर्व घूम रहे थे। बाबर आजम तो परफॉर्म कर रहे थे लेकिन जो बाकी बैटर्स हैं वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन अब विद द टाइम विद द मैचेस ये इंप्रूवमेंट उनमें आई है कि बाबर आजम के इर्द गिर्द जो है वो बैटर्स ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि बाबर आजम जो अपना स्ट्राइक रेट देखें, उनका काम है एंकरिंग करना, उन्होंने इनिंग्स बनानी है, उनका काम 20 ओवर्स प्रॉपर खेलना है। लेकिन जो बाकी बैटर्स हैं, इंप्रूवमेंट पेशावर ज़ल्मी के लिए ये अच्छी बात है कि जो बाकी बैटर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक रेट पर अपने काम किया है, वो बाबर आजम से बेहतर स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं। और यही चीज अब पेशावर ज़ल्मी को एज अ कॉम्बिनेशन जो है वो एक फ्रूटफुल तरीके से सामने आ रही है और वो 200 तक भी जो है वो अपने जो टारगेट्स है वो सेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखिए, मुझे थोड़ा सा उनकी बैटिंग ऑर्डर और जो बैटिंग लाइनअप जो इवन के स्क्वाड भी है उसमें इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक जो आर या पार वाली फिलॉसफी नहीं होती उस पर चलते हैं और ये शुरू पहले सीजन से इस तरह से चल रहे हैं। उनको स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी उनके सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं जो उनके ला सकते हैं इस बैटिंग ऑर्डर में, दैट इज सलमान अली आगा और शादाब खान। लेकिन एक ड्रॉबैक भी आ रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आई डोंट नो कि क्यों वो अपने बैटिंग ऑर्डर पे एक कंसिस्टेंसी नहीं ला रहे, एक ही बैटिंग ऑर्डर पे क्यों नहीं चल रहे। अगर वो अपनी जो एक स्टेडी है, एक जो स्टेबिलिटी है वो अगर अपने बैटिंग ऑर्डर पे लाएंगे तो वो 200 तक भी चेज कर सकते हैं। लेकिन उनकी बैटिंग ऑर्डर इस तरह का है कि आर या पार वाली गेम है, किसी दिन वो चलेंगे तो चांद तक चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो फिर शाम तक भी उनकी बैटिंग लाइनअप नहीं चलेगी। सही सही। अच्छा अरफा, आप क्या समझते हैं जिस तरह से साइम अयूब बैटिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक जिस तरह से उनकी बैटिंग आ रही है और जिस तरह से वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, जो टाइमिंग है उनकी और जो बेहतरीन किस्म के शॉट्स खेलते हैं, वो आप समझते हैं उनकी और बाबर आजम की जो ओपनिंग जोड़ी है ये हमें अब वक्त आ गया कि हमें इसको लेके जाना होगा अगेंस्ट दोबारा जो न्यूजीलैंड है उसमें स्क्वाड का हिस्सा बनाना होगा और ये इसी तरह से, लेकिन नेशनल टीम में जाके थोड़ा सा साइम ऑफ कलर भी हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो ये बात नोट करने वाली है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम में पीएसएल में जितने भी परफॉर्मर्स हैं वो सारे टॉप ऑर्डर में हैं। वहां सिवाय सिर्फ इफ्तिखार अहमद के हमें कोई भी मिडिल ऑर्डर में बैटर नहीं मिल रहा। अब एक और डिबेट ये नहीं होगी कि फखर जमान भी इस टाइम लाहौर कलंदर्स की ओपनिंग कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की ओपनिंग कर रहे हैं, साइम अयूब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग कर रहे हैं। तो अब इसमें से अब बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है और याद रखनी है कि अब जो टीम मैनेजमेंट यानी कि मोहम्मद हफीज के अंदर जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बाबर आजम को जो है वो वन डाउन किया था और अब वो टीम मैनेजमेंट आपके पास नहीं है। तो हम ये जरूर कंसिडर कर सकते हैं कि शायद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो ओपनिंग पेयर है वो दोबारा पाकिस्तान को देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बात याद रखने वाली है कि बाबर आजम वो इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थे कि मैं वन डाउन आके खेलूं। और 2 महीने ऑन रिकॉर्ड ये बात है मोहम्मद हफीज की, 2 महीने लगे थे बाबर आजम को कन्विंस करने के लिए कि मैं आपको जो है वो वन डाउन खिलाना है। लेकिन चूंकि अब मैनेजमेंट चेंज हो गया है तो यू नेवर नो, बाबर आजम से अगर पूछेंगे तो ये मुझे लगता है कि वो एक सेकंड भी जो है वो वेट नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि मैं एज एन ओपनर ही खेलूंगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान को अपना जो टॉप ऑर्डर है वो किस तरह से बनाना है। फखर जमान भी ओपनिंग करना चाहते हैं, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, बाबर आजम चारों ओपनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इन चारों में से आपने 2 ओपनर्स का इंतखाब करना है। लेकिन ये मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि देखिए पाकिस्तान की इस टाइम टीम T20 की सबसे बेस्ट थी और वो इस टाइम स्ट्रगल कर रही है। आपको अगर चेंजेस करनी है तो आप कभी भी स्टेबल जो चीज होती है उसको हिलाते नहीं हो। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि बाबर आजम और रिजवान को ही ओपन करना चाहिए, साथ में आप साइम अयूब को रख लो वन डाउन, या फिर अगर आप 5 मैचेस की सीरीज है चौथे या 5वें मैच में साइम अयूब को टेस्ट कर लो। लेकिन जो बात आपकी स्टेबल है, जो रिजवान और बाबर कॉम्बिनेशन स्टेबल है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। सही। अरफब, हम जरा अगर टारगेट देखें वर्ल्ड कप को,
ज़रा आप मेरी बात समझिएगा, वर्ल्ड कप हमारा टारगेट है और हमारे पास 5 मैचेस हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ऐसा मुमकिन है या ऐसा अगर हम आउट ऑफ बॉक्स जाता है पीसीबी और ये बात सोचता है कि अगर हम साहबजादा फरहान के साथ, साइम अयूब के साथ ओपनिंग में जाते हैं और थर्ड पे बाबर आजम और रिजवान को रख लेते हैं, तो आप समझते हैं अगर पहले के 2-3 मैचेस इस तरह से कम्बिनेशन बना के ट्राई किया जाए, मुमकिन है ना कि अगर हमारे पास एक पेयर नहीं है तो दूसरा पेयर आजमा लिया जाए, या मे बी वो ज़्यादा इनसे अच्छा हो? आप समझते हैं इस तरह का डिसीजन भी कर लेना चाहिए या सोच लेना चाहिए या होना चाहिए, अल्टरनेट भी कुछ होना चाहिए? नवीद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ जरूर बनाते हैं, लेकिन उसका ना एक तरीकेकार होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी एक स्टेबिलिटी आपको जो टीम जो एंकरिंग प्रोवाइड कर रही है आप उसी को चेंज कर दो, बाकी भी टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल ही लड़खड़ा जाए। आपने चेंजेस अगर करनी है, मुझे इस पर कोई जो है वो शिकवा नहीं है कि आप अगर साहिबजादा फरहान या साइम अयूब को अगर आप ओपन कराना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन उसका तरीकेकार है। आपके अगर 5 मैच की सीरीज है तो आप शुरू में बाबर रिजवान से ओपन कराएं, आप अपनी सीरीज को सिक्योर करें और फिर उसके बाद बेंच स्ट्रेंथ पे जाएं। आप साहिबजादा फरहान को एक मैच में रिजवान को बिठा दें, साहिबजादा फरहान को खिला दें, क्योंकि ये याद रखें साहिबजादा फरहान जो है विकेट कीपिंग भी करते हैं, और बाबर आजम को जो है वो 5वें मैच में बिठा दें और आप साइम अयूब को जो वो इन एज एन ओपनर खिला दें या वन डाउन करा दें। ये आप बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीकेकार होता है। उस तरीकेकार को आपको अपनाना पड़ेगा। जो लास्ट न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी उसमें बिल्कुल उलट कर दिया था और उसके जो नतीजे थे वो आपके सामने थे। तो आपने अगर चेंजेस करनी है, आप सिस्टमैटिक वे में चलें, आप चेंजेस करें, लेकिन आपने जीत को भी जो अपने प्रेफर करना है। सही सही। अच्छा अरफा, अब आते हैं इस्लामाबाद की बैटिंग पे। और इस्लामाबाद की बैटिंग में आपने देखा शुरू में प्रॉब्लम हुई इस्लामाबाद को, लेकिन मनरो ने और आजम ने कमाल की बैटिंग की। और लेकिन इस्लामाबाद की बैटिंग इतनी ज़बरदस्त होने के बावजूद एंड पे आके जब इमाद वसीम और दीगर के जो कंधों के ऊपर जिम्मेदारी पड़ी तो वो प्रॉपर्ली निभा नहीं सके। इमाद वसीम भी बिल्कुल हमें पता नहीं वो कि उन्हें क्या चल रहा है। हमारे साथ सभी अजहर मौजूद थे, मास्टर कोच है, वो कहते हैं कि इमाद वसीम मेंटली तौर पर शायद वो सेट नहीं है, प्रॉपर्ली वो सेट नहीं है जब से वो पीएसएल खेल रहे तब से। आप समझते हैं कि ये इशू है इमाद वसीम के साथ, और इमाद वसीम के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी कल के मैच में और वो जो निभा नहीं सके? देखिए, ये बहुत एक परेशान कुन बात है कि इमाद वसीम जैसा एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखने वाला प्लेयर जिसने मुतअद्दिद लीग्स खेली हैं और वो बिल्कुल ही हमें जो है वो सिनेरियो से नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो पर्सनली अभी तक फील ही नहीं हुआ कि पीएसएल लाइन में इमाद वसीम भी जो है वो फीचर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ना बॉलिंग से ना ही बैटिंग से परफॉर्मेंस उनकी वो दिखाई नहीं दे रही। इवन कि फील्ड में भी अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो मुझे बहुत एक अजीब सा लग रहा है कि वो लॉस्ट से नजर आ रहे हैं, वो गुमसुम से नजर आ रहे हैं। वो उस तरह से जिस तरह से कराची किंग्स के लिए इमाद वसीम हमें बिल्कुल एक वाइब्रेंट किस्म के एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका होता था, चढ़ के नजर आते थे, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होती थी बिंग कैप्टन, वो चीज जो नजर आती थी कराची किंग्स में वो बिल्कुल ही मिसिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और शायद ये मुझे लगता है कि एक तो इमाद वसीम ने रिसेंटली जो रिटायरमेंट लिया है उसका एक हो सकता है कि वो एक थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली होते कि यार आपका जो एक आपने ड्रीम किया होता कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए को जो है रिप्रेजेंट करना है, वो चीज अब मिसिंग है। और दूसरी बात ये कि इमाद वसीम जिस तरह से उन्होंने कराची किंग्स के लिए इतने साल खेला, एकदम से जो फ्रेंचाइज चेंज हुई है और फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपको पता है कि इमाद वसीम का इस टाइम ना वाइस कैप्टन है ना वो कैप्टन है, तो बीइंग अ कैप्टन एकदम से तनज़्ज़ुली हो जाना और फिर एक एज ए प्लेयर खेलना और आपकी फॉर्म भी उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही, तो वो चीज इमाद वसीम को हिट करे। लेकिन इमाद वसीम को अपनी पर्सनल जो एक परफॉर्मेंस है उसको निखारने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को पहले ठीक करना होगा, क्योंकि बहुत मुझे वो इस टाइम गुमसुम नजर आ रहे हैं पीएसएल लाइन में। सही सही। अच्छा, आज लाहौर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का टाकरा होने जा रहा है और लाहौर को मुसलसल 5वीं शिकस्त है और कहा यह जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है वो ठीक नहीं। आप क्या सोचते हैं कि उन पर तनकीद ये जायज़ है? देखिए, ये जो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का जो मैच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाफ वे टूर्नामेंट में मैच है और इस टाइम जो सिचुएशन जा रही है पॉइंट्स टेबल पर, मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक मैच उनको जीतना है और उनका प्लेऑफ्स कंफर्म हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स अगर एक मैच भी हार जाती है तो वो इस टूर्नामेंट से, इस प्लेऑफ से ही जो है वो बाहर हो जाएगी। तो ये जो मैच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का, कप्तानी का लाहौर कलंदर्स के क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यही मैनेजमेंट, यही जो कैप्टनसी थी, इसी ने ही पिछले 2 सीजन में लाहौर कलंदर्स को जो है वो चैंपियन बनाया था। लेकिन अब यही मैनेजमेंट, यही जो कैप्टनसी है, इसी को क्रिटिसिज्म करने का जो है वो सामना करना पड़ा है। मुझे जो पर्सनली लगता है, देखिए लाहौर कलंदर्स ने अपने जो पिछले 2 टूर्नामेंट्स जीते थे वो अपनी बॉलिंग के ऊपर जीते थे और बॉलिंग में राशिद खान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन एट द सेम टाइम हम नहीं कह सकते कि राशिद खान ठीक है जी पिछले 2 टूर्नामेंट्स में थे, अब नहीं है तो लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम ही जो वो बैठ गया है।
जो बाकी उनके बॉलर से जमान खान, शाहीन आफरीदी, हारिस रूफ, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से उन्हें पिछले 2 सीजन में किया था। तो बॉलिंग जो स्ट्रेंथ थी लाहौर कलंदर्स की, वो अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही तो एक दम से जो पिलर थे ना जिस पे लाहौर कलंदर्स खड़ी थी, वो एकदम से बैठ गई और वो गिर गई है। तो वही चीज अब लाहौर कलंदर्स को जो उसका नुकसान का जो सामना करना पड़ा। और मुझे जो लगता है, देखें, हम तो चाहते हैं कि तमाम 6 की 6 टीमें जो है वो परफॉर्म करें और एंड तक जो है वो एक करारा जो है वो टाकरा हो, और हमें पता ना चल रहा हो कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी। लेकिन मुझे ऐसा अब लग नहीं रहा कि लाहौर कलंदर्स जो है वो सर्वाइव कर पाएंगी और इवन के प्ले ऑफ में भी वो क्वालिफाई कर पाएंगी। सही सही। अच्छा, आजम खान के हवाले से क्या कहेंगे? कल की जो बैटिंग थी आजम की और कॉलन मैनरो की कमाल की थी, बट आजम खान की बैटिंग पे बात ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि 30 बॉल के ऊपर 75 रन, 6 चौके छक्के और 250 की स्ट्राइक रेट। ये आजम खान को होता क्या है अचानक से? एक में तो बिल्कुल ही बस कुछ भी नहीं खेल पाते, आउट होकर चले जाते हैं और फिर अचानक से जब आते हैं और क्या धुआंधार किस्म की बैटिंग करते हैं। और इसी बैटिंग की वजह से ही उन्हें टीम्स हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जानती हैं और उन्हें जगह भी देती हैं कि यार कभी तो चल पड़ेंगे। लेकिन इनका चलना 4 मैचेस में एक में महंगा भी पड़ता है कहीं। देखिए नवीद, जो आजम खान और उसामा मीर है ना, उनका मुझे बहुत ही एक मिस्टीरियस किस्म का एक मुअम्मा लगता है जो हल नहीं होता। डोमेस्टिक में ये परफॉर्मेंस देते हैं, आजम खान जो है वो बॉलर्स के छक्के छुड़ा देते हैं, छक्के पे छक्के मारते हैं, फास्टेस्ट 50 करते हैं। उसामा मीर डोमेस्टिक में विकेटों पे विकेटें लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी टर्न करते हैं कि शेन वॉर्न हमें पाकिस्तान के वो दिखाई देते हैं। लेकिन जब दोनों पाकिस्तान की किट पहनते हैं तो इंटरनेशनल मैचेस जब खेलते हैं तो बिल्कुल ही गुमसुम हमें दिखाई देते हैं। उसामा मीर वर्ल्ड कप खेल लिया, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो जो बॉडी लैंग्वेज में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। चेहरे पे एक बाउंड्री लग जाए तो नर्वसनेस हमें आया उनके हो जाती है चेहरे पे, और फिर उसकी जो है इम्पैक्ट आप उनकी जो बॉलिंग है और जो परफॉर्मेंस है उस पर दिखाई देता है। आजम खान कितने उनको मौके दे दिए हैं, इवन कि उनका अभी भी जो स्ट्राइक रेट है T20 का इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 100 से कम का है। तो देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में हम ये नहीं कह रहे कि आजम खान जो है वो एकदम से अपने 50 किलो जो वो कम कर लें या 40 किलो कम कर लें, लेकिन देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में एक रिक्वायरमेंट होती है, फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। आपने उस चीज को मीटअप करना होता है, नजर आना चाहिए कि यार वो मीटअप हो रहा है। बेशक आप उसके एग्जैक्ट आप ना कहो कि 30 किलो या 40 किलो कम कर दो, लेकिन कुछ जो है वो नजर आना चाहिए। और आजम खान की जब तक वो फिटनेस उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं आएगी, आजम खान परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे जब भी दोनों परफॉर्म करते हैं तो मेरा सवाल यही रहता है कि यार डोमेस्टिक में तो दोनों परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आई डोंट नो दोनों को जो वो क्या हो जाता है। अच्छा, ऐसा है अरफा, मैं कुछ नाम मैं लेता हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा आपको इन सारों में कहीं ना कहीं पे कोई लड़का आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आते हैं? हालांकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद ही फाइनलाइज किया जाएगा। ये सबसे पहले हम बात कर रहे थे जमान खान पे। जमान खान एज अ बॉलर, मोहम्मद अली एज अ बॉलर, आप इन्हें कैसा देखते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए? और दूसरा, अगर हम बैट्समैन की बात करें तो फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस, ये भी हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होते ही हैं आमतौर पर। लेकिन आप इन 2 बैट्समैनों को आप देखते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में, और या 2 इन बॉलर्स को? देखिए, मुझे जो लग रहा है ना कि टाकरा मोहम्मद अली, हारिस रऊफ और जमान खान पे पड़ने वाला है, और इन तीनों में से 2 बॉलर्स जो हैं वो आगे जाएंगे। जमान खान और मोहम्मद अली को मैं पिक करूंगा क्योंकि करंटली जो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बुरी है, और एशिया कप से जो है वो इस परफॉर्मेंस ने तनज़ली का ये शिकार है। इवन कि अब उन्हें जो है वो इंजरी भी हो गया, वो इंजरी से कब रिकवर कर पाएंगे हमें मालूम नहीं है। जो परफॉर्मेंस है उनकी, जाहिर सी बात है, डायरेक्टली इंजरी से एकदम से आकर जो है वो पाकिस्तान टीम में उनको पिक नहीं किया जा सकता। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले मैच में ही आकर वो पंजा लगा देंगे। तो मुझे हारिस रऊफ के बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। जमान खान को थोड़ा सा एज मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया, थोड़े स्लिंगी है, एक अनकन्वेंशनल किस्म का उनका बॉलिंग एक्शन है, तो वो हेल्प कर सकता है। मोहम्मद अली ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। मोहम्मद अली ने ये प्रूव कर दिया है बाकी बॉलर्स के लिए कि अगर आप रेड बॉल के बॉलर हो, आपने लंबी क्रिकेट खेली, आपको मुख्तलिफ कंडीशंस में अगर बॉलिंग करनी आती है, बॉलिंग मुख्तलिफ स्पेल्स में करनी आती है, आपकी फिटनेस लेवल बेहतर होता है, तो फिर आप T20 आपके लिए जो है ना वो हलवा तरीन आपको फॉर्मेट लगता है। ये चीज मोहम्मद अली ने प्रूव किया है और वो डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलना। और यू नेवर नो कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप में पिक होते हैं तो वो आपके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। दूसरी बात आपने पूछी है कि जो फखर जमान है और हारिस रऊफ, इन दोनों में से किसको होना चाहिए? देखें, जो पिछली मैनेजमेंट थी ना उसने तो हारिस रऊफ को रेस्ट का कहकर ड्रॉप कर दिया था। मोहम्मद हारिस ड्रॉप हुए थे, मोहम्मद हारिस, लेकिन
लेकिन हारिस रऊफ की जो मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस की जो एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है ना, कि उनका टेम्परामेंट का बहुत ज्यादा मसला है। वो पहली बॉल पे आकर समझते हैं कि जो 6 बॉलें हैं ओवर की, इन पे 6 पे 6 जो है वो छक्के लग सकते हैं, और वो उसके लिए जाते भी हैं। उनमें टेम्परामेंट की बहुत कमी है, टेम्परामेंट पे अपने वर्कआउट करना पड़ेगा। और ये तब से प्रॉब्लम चल रही है जब से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। शॉट सिलेक्शन का बहुत ज्यादा मसला है, टेम्परामेंट का बहुत ज्यादा मसला है, टैलेंट इमेंस है, पावर इमेंस है, उन्हें छक्का मारना जो है वो आता है, उन्हें समझते हैं वो कि वो बॉलर पे चढ़ के उन्हें जो वो खेलना आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने टेम्परामेंट को जो है वो हैंडल करना, जो मोहम्मद हारिस इस टाइम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और फखर जमान देखिए, फखर जमान जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। उनके हम लोग ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है कि वो हर मैच में परफॉर्म करेंगे, लेकिन इस तरह से देखें आइडियली मुमकिन नहीं है। लेकिन उनका होना ये ऑपोजिशन पे जो है वो एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है कि यार आगे फखर जमान है, ये कुछ भी कर सकता है। और देखें फखर जमान का मैं समझता हूँ, फखर जमान अगर कुछ शुरू के ओवर्स या शुरू की बॉलें अगर डॉट भी कर जाते हैं या स्टे भी कर जाते हैं पावर प्ले में, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, लेकिन उनका क्रीज में रहना ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ऑपोजिशन के लिए। अगर वो खड़े हो जाए 5 से 6 ओवर, तो वो पूरे जो मैच का जो एक गेम होती है ना, पूरे उसकी स्टोरी लाइन ही पूरी तब्दील कर देते हैं। सिंगल हैंडेडली वो पाकिस्तान को जिताने की जो है वो रखते हैं एबिलिटी, और लाहौर कलंदर्स को भी उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस जिताए हैं। लेकिन देखो बात हुई है कि नई टीम मैनेजमेंट आएगी, वो क्या फखर जमान को जो उनका फेवरेट स्लॉट है ओपनिंग, क्या उस पर खिलाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ साइम अयूब, मोहम्मद बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, क्या खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, ये इस पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फखर जमान का T20 स्क्वाड में, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में होना बहुत लाजिम है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात की जाए आगा सलमान की, आगा सलमान जो है वो रेगुलर बॉलर नहीं है, फिर भी शादाब खान ने उनसे कल 4 ओवर करवाए। अगर दूसरी तरफ देखा जाए अमाद वसीम को, वो रेगुलर बॉलर हैं लेकिन उन्होंने 1 ओवर किया है। क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या समझते हैं शादाब खान का ये फैसला दुरुस्त था? देखिए, शादाब खान के जो फैसले हैं वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी का शिकार हैं। ये उन्होंने पहले मैच में आकर 1 डाउन खेला, टॉप ऑर्डर में आकर खेला और एक कमाल की इनिंग्स खेली, मैच विनिंग उन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद फौरन अपने आप को जो डिमोट कर दिया कि उधर वो अपने जो टॉप ऑर्डर में वो नजर ही नहीं आए। और उसके बाद से फिर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग लाइनअप थी वो बहुत ज्यादा एक इनकंसिस्टेंसी का शिकार रही। आप हैदर अली को देख लें कि वो नंबर 6 पे खेल रहे हैं। हैदर अली इस टाइम जो उनकी परफॉर्मेंस है या उनकी जो फॉर्म है वो नहीं नजर आ रही। हैदर अली जितना बड़ा टैलेंट था, जिस तरह से उन्होंने एंट्री मारी थी पाकिस्तान टीम में, वो बिल्कुल इस टाइम जो है वो हमें गुमे हुए नजर आ रहे हैं। उनको नंबर 6 पे खिलाना ये तो मेरे ख्याल से उनके साथ जाती है। अगर नंबर 6 पे ही खिलाना उनको, तो इससे बेहतर है कि उनको ना खिलाया जाए, उनको ओपन कराएं। वो स्पेशलिस्ट ओपनर है तो ओपन ही एज उन्हें खिलाना चाहिए। तो ये जो कुछ डिसीजंस हैं शादाब खान के, जहां इमाद वसीम को उस तरह से प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया, अपने आप को भी बीइंग अ कैप्टन उन्होंने परफॉर्मेंस के हिसाब से जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी है बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, उस तरह से उन्होंने अपने आप को यूज नहीं किया। अगर वो फॉर्म उनकी बैटिंग में लगी है तो ही शुड प्रमोट हिमसेल्फ, और वो टॉप ऑर्डर में आकर खेले, उनको खेलना भी चाहिए, वो उनमें टैलेंट है वो खेलने का। लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी शायद, लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि अभी हाफ के टूर्नामेंट है तो शायद टीमें समझ रही हैं कि उनको बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मिल जाए और फिर उसके हिसाब से वो प्लेऑफ्स में कदम रखें। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो प्लेऑफ में चली जाएगी, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि शादाब खान थोड़ी सी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स इस टाइम करना चाह रहे हैं। सही। अच्छा, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? पेशावर ज़ल्मी आज का मैच, सॉरी, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर। लाहौर पहले भी मुल्तान में जाके इनसे हारा हुआ है और फिर उसके बाद जो उनकी कंडीशन है उनको देखते हुए आप समझते हैं लाहौर को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस पॉइंट के ऊपर आके, जिस तरह से उन्होंने 5 मैचेस हारे हैं और बैक टू बैक जिस तरह से वो मैचेस हारे जा रहे हैं, आप समझते हैं कि लाहौर अब उसका बैक करना काफ़ी मुश्किल है? डू और डाई है लाहौर के लिए। देखिए, हम थोड़ा सा इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि जी पहले 5 मैचेस जो टीम हारी है वो अगले 5 मैचेस जीत भी सकती है, और कोई और टीम जो पहले 5 मैचेस में जिसने अच्छे मैचेस खेले हैं वो आखिरी 5 मैचेस हार सकती है। लेकिन देखें, आइडियली ये मुमकिन नहीं है। तो लाहौर कलंदर्स को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। जो उनके पास अब मौका है कि जी जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो जीत जाएं और फिर छोड़ दें पॉइंट्स टेबल पर जो भी उनके हालात होते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है नवीद जो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी और उनको चैंपियन बनाने पर शाहीन आफरीदी को कप्तानी पाकिस्तान की दी गई थी। T20 के कैप्टन वो जो है वो बनाए गए थे। अब लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस रही है इसमें जिस तरह से, और जो शाहीन आफरीदी की जो कैप्टनसी है वो एक्सपोज हुई है, क्या इस बुनियाद पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो दोबारा सोचेगा T20 कैप्टनसी के हवाले से या नहीं?
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और टीम मैनेजमेंट भी अब आपकी चेंज हो गई है। शाहीन आफरीदी को जो टीम मैनेजमेंट जो लाई थी एज अ कैप्टन, वो अब टीम मैनेजमेंट नहीं रही। मोहम्मद हफीज वाली टीम मैनेजमेंट अब नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा हमें बड़ा एक सवाल होगा जो सॉल्व होते हमें जो है वो अब कमिंग डेज में हमें पता चल जाएगा। क्योंकि लॉर्ड कैलेंडर्स की अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया गया है, तो उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शाहीन आफरीदी को कप्तान जो है वो हटाया भी जा सकता है। अच्छा अरफा, मैं ज़रा हम अपने तौर पर इसको सॉल्व कर लेते। जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, बैक टू बैक 50s और सेंचुरी कल वाली उनकी, और जिस तरह से वो टीम को भी लेके शुरू में प्रॉब्लम बन रही थी पेशावर के लिए, लेकिन जैसे वो टीम को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कम्बिनेशन डेवलप किया और फिर उसी कम्बिनेशन के ऊपर जीतते जा रहे हैं, 200 से ऊपर के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले मैचेस में भी जो बाबर आजम 11 है ये 200 से ऊपर ही जाएगी। आप समझते हैं कहीं ना कहीं पे जो टीम मैनेजमेंट है वो अब ये बात ज़रूर सोच रही होगी कि शायद उन्होंने कोई फ़ैसला बहुत जल्दबाजी में कर दिया बाबर आजम को हटाने का, या फिर उन्हें वर्ल्ड कप से पहले वापस लाने के बारे में सोच रही होगी, या फिर आप क्या समझते हो उन्हें सोचना चाहिए? देखिए, मैं इसमें कोई नहीं हिचकिचाऊंगा कि बाबर आजम को जिस तरह से लास्ट क्रिकेट बोर्ड की जो रिजीम थी ज़का अशरफ के अंडर, जिस बुरी तरह उन्होंने बाबर आजम को ट्रीट किया है, वो उसमें काबिल मुज़म्मत है। वो बार बार हाईलाइट करने वाली बात है। बहुत ज्यादा उसमें उसकी वजह से गुस्सा पैदा हो गया था। आप कप्तान की व्हाट्सएप चैट लीक कर रहे हो और एक कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म पे लीक कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बुरी तरीके से बाबर आजम को एक तरह से दीवार के साथ जो है वो लगाया गया है। बाबर आजम की कदर जो है ना वो तब लोगों को आएगी जब ये रिटायरमेंट लेंगे। क्रिटिसिज्म आपने करना है आप करो, लेकिन आप ये ना एक्सपेक्ट करो कि बाबर आजम को आप जो है वो पर्सनल लेवल पे जाकर और इस तरह से एक दिमागी तौर पे हिट करके आप समझोगे कि यार हमने बहुत बड़ा जो वो तीर मार लिया। आई होप कि जो करंट चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी साहब, वो जरूर बाबर आजम को बुलाएं। इवन के बाबर आजम को ही ना बुलाएं बल्कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनको बुलाएं। मैं इस टाइम आपको ये जरूर बता दूं कि जो करंटली जो पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस है रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहा, एनओसीज के मामले में हमें प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहा। कुछ प्लेयर्स को एनओसीज 3-3 लीग्स के लिए दी जाती हैं, कुछ को 2 लीग्स के लिए भी दी जाती हैं और 2 लीग्स भी पूरी नहीं खेलने दी जाती। तो ये जो एक कवानीन आप अपने लिए तो रखते हो, लेकिन दूसरे के लिए जो आपके प्लेयर्स हैं जिनको आपने सेव करना है उनके लिए आपके कवानीन जो है वो टूट जाते हैं और आप एक इनजस्टिस एक तरीके से आप उनको ट्रीट करते हो। तो मैं आई होप कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो प्लेयर्स को बुलाएं, उनकी रिजर्वेशन सुने, क्योंकि इस टाइम प्लेयर्स जो है वो वेट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब हमें कब बुलाएंगे और हमारी जो रिजर्वेशन है वो कब सुनेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है माजी में, ज़का अशरफ रिजीम के अंडर बहुत ज्यादा ज्यादती है। वो वेट कर रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करना चाहें। सही, ये तो वैसे बहुत ज़बरदस्त होगा। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया आपने कि मोहसिन नकवी को प्लेयर्स को बुलाना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो उनकी जो रिजर्वेशन है वो ज़रूर सुने और देखना चाहिए। और मुझे लगता भी ऐसा है, जिस तरह से वो एक्टिव सीएम थे और मैं भी ऐसे ही एक्टिव चेयरमैन पीसीबी भी हूँ और उन्हें बुलाए। अच्छा, आपने अरफा भी पिछले दिनों एक ट्वीट किया हुआ था, बाबर आजम की एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वायरल वीडियो में जिस पे उन्होंने काफ़ी एग्रेशन शो किया, गुस्सा शो किया, बाबर इस तरह से करते नहीं है। आपने ट्वीट में लिखा था कि ये जो ऑडियो है ये एडिट की गई है, जबकि कल एक शो में मैं देखा था शेब जट कह रहे थे कि हसनैन के शो में कह रहे थे शेब जट के अगर एडिटेड भी है तो फिर भी कुछ इसी से मिलते जुलते ही लोगों के कमेंट्स थे जो बाबर आजम सुन रहे थे। आप क्या कहेंगे उस हवाले से? वो जो वीडियो थी उसकी हकीकत क्या है? बाबर आजम का एग्रेशन दुरुस्त था? देखिए, पहले तो मैं आपको उस वीडियो की हकीकत बता दूं। उस वीडियो में जो ऑडियो है जिसमें एक जिम्बाब्वे का नाम लेकर बाबर आजम को मॉक किया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है। वो फेक ऑडियो उस वीडियो पर लगाई गई है, तो वो बात तो आप बिल्कुल साइड पे कर लें। हुआ ये था कि बाबर आजम जो है वो डगआउट में बैठे हुए थे अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ और पीछे से कुछ लोग थे जो ये 30,000 का जो स्टेडियम होता है उसमें से ये आप गिने चुने 2 से 3 लोग थे जो बाबर आजम को बार बार फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, नाजेबा अल्फाज बाबर आजम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बाबर आजम ने उस पर रिएक्ट बिल्कुल नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन 2 से 3 जो आवाजें पीछे से आ रही थी उन्होंने बाबर आजम की फैमिली को टारगेट किया, बिलखसूस जो उनके वालिद हैं उनका नाम लेकर टारगेट किया। तो बाबर आजम का जो आप देखते हैं कि वो एकदम से पीछे मुड़ते हैं और फिर वो बोतल उठा के जो है रिएक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये बिल्कुल बजा है। वालिदैन को अगर आप देखें, आप खुद को तो आप सुन लेते हो, आप समझ लेते हो, इग्नोर कर लेते हो, लेकिन अगर वालिदैन के या आप फैमिली के ऊपर कोई टारगेट करता है और इस तरह की नाजेबा अल्फाज पब्लिकली जो है वो कर रहा होता है, तो मेरे ख्याल से ये तो बाबर आजम ने बहुत ही एक मासूमाना और बहुत ही एक बिल्कुल बहुत एक होना नहीं चाहिए था
कि उन्होंने जो रिएक्शन दिया है, उन्होंने फिर सिक्योरिटी गार्ड को भी कहा था कि आप जरा देख कर आए, लेकिन वो 2 से 3 आंखों से ओझल हो गए थे लोग। तो ये इसकी जो है रियलिटी थी। कोई ऐसी वो बात नहीं थी कि जी किसी कंट्री का नाम लेकर बाबर आजम को मॉक किया जा रहा है। ये तो बल्कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये आपको एक आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस जो भी आपके पास सामने कंटेंट आया है, जो कंट्रोवर्सी आई है, उसको आप क्लियर करो, आप बिल्कुल, अंदर तक रीचेक होना इन्वेस्टिगेट चाहिए, करो कि यार बिल्कुल। ये है भी रियल या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया अरफा, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अरफा अरफा जो बात कर रहे थे वो ज़बरदस्त थी कि इस हवाले से कि अगर बाबर आजम के ऊपर लोग बात कर रहे हैं और फिर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बाबर आजम की अपने हद तक तो ठीक है कि वो बर्दाश्त करेंगे, वो स्टार हैं, उन्होंने बर्दाश्त किया भी होगा। लेकिन जब आप फैमिलीज़ के ऊपर जाते हैं तो ये काबिल मजम्मत है। मेरे ख्याल में इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। आप शायकीन क्रिकेट हैं और आप जाते हैं और ग्राउंड में जाके मैच को ज़रूर इंजॉय करें और बाबर आजम से आप बात करें, सारे प्लेयर से बात करें, बट ये कम से कम ये बहुत पर्सनल नहीं जाना ऑकवर्ड है और बहुत बुरी है। इस लेवल पे पर्सनली जाके खिलाड़ियों के साथ होना, मेरे ख्याल में अब वो जो लोग थे उनकी तस्वीर भी ज़रूर आई हैं और उन लोगों को भी देखना चाहिए और पीसीबी को भी और तमाम जो मैनेजमेंट है, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह के लोगों को बैन भी करना चाहिए स्टेडियम में जाने से, और ना सिर्फ बैन करना चाहिए बल्कि अब मेरा तो ख्याल है ये प्रॉपरली पाकिस्तान के अंदर कवानीन बने हुए हैं कि आप इनके ऊपर FIR करवा सकते हैं, इनके ऊपर एप्लीकेशन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अरफा फिरोज़ हमारे साथ मौजूद थे और ज़बरदस्त बात कह रहे थे PSL के हवाले से। नाज़रीन, आज के शो से अपने होस्ट नवीद कोकर और आयशा तनोली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।